हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे मालदीव में राष्ट्रपति मुइज़ू के खिलाफ लीक हुई खुफिया रिपोर्ट, विपक्ष कर रहा महाभियोग लाने की तैयारी। जी हां, तो क्या नप जाएंगे मोहम्मद मुइज़ू? सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे, साथ ही साथ बताएंगे अनंतनाग में आतंकी हमला, एक गैर कश्मीरी बिहार के राजू शाह को मारी गई है गोली। जी हाँ, इलाज के दौरान हुई मौत। साथ ही बांग्लादेश में इंडिया आउट अभियान की टूरिस्टों ने ही निकाल दी हवा। बताएंगे कैसे, साथ ही साथ गुलाम नबी आजाद नहीं लड़ेंगे चुनाव। सारी जानकारियां बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का, भारतीय सेना का, भारत के संप्रभुता अखंडता का दिल से समर्थन करते थे तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां मालदीव में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के खिलाफ लीक हुई खुफिया रिपोर्ट, विपक्ष कर रहा महाभियोग लाने की तैयारी। जी हाँ, मालदीव में संसदीय चुनावों से पहले विपक्षी दल राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के कथित भ्रष्टाचार की लीक रिपोर्ट को लेकर उन पर हमलावर है। उन्होंने मुइज़ू की जांच और उनके खिलाफ महाभियोग चलाने की मांग की। हालांकि मालदीव के राष्ट्रपति ने अपने ऊपर लगे आरोप को खारिज कर दिया है। मालदीव में मजलिस यानी मालदीव की संसद के चुनाव रविवार को होने हैं। उससे पहले मुख्य विपक्षी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी यानी MDP और मोहम्मद मुइज़ू की पीपुल्स नेशनल कांग्रेस यानी PNC के बीच आरोप प्रत्यारोप ने सियासी माहौल गर्म किया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि राजनीतिक तूफान सोमवार को एक गुमनाम हैंडल हसन कुरूसी द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खुफिया रिपोर्ट पोस्ट किए जाने से शुरू हुआ। इस पोस्ट में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा तैयार मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी और मालदीव पुलिस सर्विस से जुड़े कुछ दस्तावेज थे, जिसमें कथित तौर पर राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के भ्रष्टाचार का जिक्र था। जी हाँ दोस्तों, इस पोस्ट के बाद मालदीव में राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया और विभिन्न सोशल मीडिया चैनलों पर प्रतिक्रियाएं, रिएक्शंस आने लगी। विपक्षी दलों बोले तो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी और पीपुल्स नेशनल फ्रंट ने मामले की जांच की मांग की। पूर्व उपराष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद जमील अहमद ने लीक हुई खुफिया रिपोर्टों के बाद राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू पर महाभियोग चलाने का आग्रह किया। अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जमील ने शासन के सभी स्तरों पर जवाबदेही की आवश्यकता पर जोर देते हुए इन दस्तावेजों को दोबारा पोस्ट किया। मुइज़ू पर महाभियोग चलाने की मांग करने के अलावा मालदीव की प्रोग्रेसिव पार्टी के वरिष्ठ सदस्य जमील ने राष्ट्रपति पर उनकी महत्वाकांक्षी रास माले विकास परियोजना में व्यापक भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं राष्ट्रपति मुइज़ू ने अपने बचाव में कहा कि चाहे कितनी भी ऐसे आरोप क्यों न लग जाए, मैं लोगों के अधिकारों से कभी समझौता नहीं करूंगा। पिछले 5 साल से विपक्षी दल सरकार में थे, अगर कुछ भी गलत हुआ होता तो सामने आ ही जाता। दोस्तों, ऐसे में विपक्ष जिस प्रकार से महाभियोग लाने वाला है, कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि मुइज़ू ज्यादा समय तक मालदीव के राष्ट्रपति बने नहीं रहने वाले। बहरहाल आपको क्या लगता है दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। लेकिन इस खुफिया रिपोर्ट ने वाकई में मालदीव को तो चौंका ही दिया। लेकिन अगर वाकई में मुइज़ू की सरकार गिरती है तो भारत से ज्यादा खुश कोई और देश नहीं होने वाला। भारत के लिए बड़ी गुड खबर होगी। आप लोग क्या चाहते हैं दोस्तों, एक भारतीय होने के नाते अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, बड़ी ही भयावह खबर, बिहार के राजू शाह की कश्मीर में गोली मारकर हत्या। चुनाव से पहले आतंकियों ने की बहुत बड़ी हिमाकत। अनंतनाग में बड़ा आतंकी हमला, एक गैर कश्मीरी बिहार के राजू शाह नागरिक को निशाना बनाते हुए फायरिंग की गई, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले कश्मीर घाटी में आतंकियों ने फिर हिमाकत की। अनंतनाग जिले में बुधवार को बिहार के एक मजदूर की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने बिजबेहरा इलाके के जबली पोरा में राजू शाह को नजदीक से गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। यह घटना अनंतनाग लोकसभा क्षेत्र में हुई है, जहां 7 मई को तीसरे चरण में मतदान होना है। घायल की पहचान बिहार निवासी शंकर शाह के बेटे राजू शाह के रूप में हुई है, जिसे नजदीक से गोली मारी गई और गर्दन और पेट में 2 गोलियां लगी। स्थानीय प्रत्यक्षदर्शी ने इस बारे में बताया कि घायल मजदूर गंभीर चोटों के कारण खून की कमी से जूझ रहा था और अस्पताल ले जाते ही उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने उस अस्पताल में मृत घोषित कर दिया। जी हां, बुधवार को अनंतनाग जिले से 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए थे। सेना ने यह जानकारी दी। श्रीनगर स्थित सेना की चिनार कोर ने सोशल मीडिया पर बताया था कि विशिष्ट खुफिया जानकारी पर 17 अप्रैल को अनंतनाग के नैना बिजबेहरा में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा संयुक्त अभियान शुरू किया गया था। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले आतंकियों की यह बड़ी हिमाकत कहीं न कहीं दर्शाती है कि इनका मनोबल अभी भी कम नहीं हुआ है। ऐसे में भारत की मोदी सरकार को फिर और कड़े कदम उठाने ही पड़ेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, मृतक के परिवार को आप लोग सांत्वना जरूर दीजिएगा ताकि इस मुश्किल घड़ी में हिम्मत मिल सके। साथ ही साथ आपको बता दें, बांग्लादेश में इंडिया आउट अभियान की टूरिस्टों ने निकाल दी हवा। 1.5 लाख बांग्लादेशी आए भारत, सदमे में कट्टरपंथी। जी हाँ, बांग्लादेश में इस समय मालदीव की ही तरह एक भारत विरोधी हवा चल रही है। भारत के खिलाफ यहाँ प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन बांग्लादेशी टूरिस्ट इस पूरे भारत विरोधी अभियान
अभियान की हवा निकाल दे रहे हैं। दोस्तों दरअसल बांग्लादेशी टूरिस्ट की बड़ी संख्या में भारत के शहरों में आ रहे हैं। भारत के ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने खुलासा किया है कि अकेले 8 से 14 अप्रैल तक हर दिन 10,000 से 12,000 बांग्लादेशी बेनापोल पेट्रोपोल सीमा के माध्यम से भारत में पहुंचे, जिसने एक रिकॉर्ड स्थापित किया है। हजारों लोग हवाई या हिली, डाबकी और अखौरा जैसी अन्य जमीनी सीमाओं के जरिए कोलकाता, दिल्ली, मुंबई या चेन्नई जैसे केंद्रों में पहुंच रहे हैं। जी हाँ, संख्याओं से अनुमान है कि इस एक सप्ताह भारत में 1.5 लाख बांग्लादेशियों ने सड़क, हवाई और ट्रेन के जरिए भारत में प्रवेश किया। दोस्तों बांग्लादेशी आमतौर पर पर्यटन, उपचार या फिर शॉपिंग समेत विभिन्न उद्देश्यों के लिए पूरे भारत में आते हैं, इलाज करवाने आते हैं। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अधिकारियों का कहना है कि 7 दिनों में पहले इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना कभी नहीं देखा गया। जी हाँ, अब ऐसे में जिस प्रकार से बांग्लादेश के विपक्ष इंडिया आउट कैंपेन चला रहे थे, इंडिया के प्रोडक्ट को बैन करने का मुहिम चला रहे थे, अब ऐसे में खुद बांग्लादेशियों ने ही बांग्लादेश के विपक्ष को करारा जवाब दिया है। साथ ही साथ बता दें, इजराइल में हिजबुल्लाह ने किया ड्रोन अटैक, 18 हुए घायल, पीएम नेतन्याहू ने बदला लेने की खाई कसम। बता दें इजराइल में बुधवार शाम एक बड़ा ड्रोन हमला हुआ है। इस हमले में 14 सैनिक और 4 नागरिक घायल हो गए हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरी सीमावर्ती शहर अरब अल आराम शेम एक सामुदायिक केंद्र में यह हमला हुआ। हमला लेबनान की ओर से किया गया। पीड़ितों को मेडिकल सेंटर ले जाया गया, जहां एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। इसके अलावा 4 अन्य भी बुरी तरह से घायल हैं। अस्पताल ने कहा है कि बाकी पीड़ितों को मामूली चोटें आई हैं। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने हमले की जवाबदारी ले ली है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि उन्होंने इजरायली सेना द्वारा इस्तेमाल की जा रही इमारत को विस्फोटकों से भरे ड्रोन से निशाना बनाया। हमले के बाद शहर को खाली करा लिया गया है। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, इजरायली हमले का है डर। ईरानी सेना अपने जहाजों को दे रही है सुरक्षा। सीरिया से निकाल लिए सैन्य अधिकारी। जी हां, ईरानी नौसेना के कमांडर शाहराम ईरानी ने बुधवार को कहा कि ईरान की नौसेना अदन की खाड़ी और लाल सागर के मध्य ईरानी वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा कर रही है, क्योंकि इजराइल क्षेत्र में ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले के लिए जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। रविवार के शुरुआती घंटों में ईरान ने इजराइल पर जोरदार हमला किया था। इजराइल पर ईरान ने सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन के जरिए हमला बोला था। इस हमले के बाद से चिंता जताई जा रही है कि इजराइल भी ईरान पर हमला करेगा। ईरान ने कहा कि नौसेना का जमारन पोत अदन की खाड़ी में है और लाल सागर तक अपनी मौजूदगी रखेगा। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, गुलाम नबी आजाद नहीं लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। डीपीएपी ने अनंतनाग राजौरी सीट से बनाया अलग उम्मीदवार। जी हां, पार्टी ने मोहम्मद सलीम को बनाया उम्मीदवार। बता दें, लोकसभा चुनाव के अब बस एक दिन ही शेष बचे हैं। 19 अप्रैल यानी कल से पहले चरण के मतदान होने हैं। इस बीच बुधवार को डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी यानी डीपैप के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। इससे पहले पूर्व कांग्रेसी नेता को डीपीएपी ने अनंतनाग राजौरी संसदीय क्षेत्र से नामांकित किया था। गुलाम नबी आजाद ने बुधवार को अनंतनाग में एक बैठक में यह घोषणा की। डीपीएपी के उम्मीदवार के रूप में आजाद का मुकाबला पीडीपी की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अनुभवी नेता मियां अल्ताफ अहमद से होना था, जो इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार है। दोस्तों गुलाम नबी आजाद का यू टर्न उनके उस बयान के कुछ दिनों बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो जम्मू कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा बहाल करने और इसके निवासियों की भूमि और नौकरी के अधिकारों की सुरक्षा के लिए अपनी लड़ाई जारी रखने के लिए आगामी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। जी हाँ, ऐसे में उनकी जगह अनंतनाग राजौरी संसदीय सीट से पार्टी ने मोहम्मद सलीम पर्रे को उम्मीदवार बनाया है। वहीं गुलाम नबी आजाद ने एक जगह प्रचार के दौरान कठुआ रेप केस के आरोपियों का समर्थन करने वाले लाल सिंह का समर्थन करने के लिए राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला पर निशाना भी साधा था। उन्होंने कहा कि ये लोग तो भाजपा से भी गए गुजरे हैं। बहरहाल गुलाम नबी आजाद के चुनाव नहीं लड़ने पर आपकी क्या राय है दोस्तों? साथ ही साथ बता दें, अमेरिका ने कहा भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और महत्वपूर्ण रणनीतिक भागीदार। दरअसल बाइडेन प्रशासन ने जोर देकर कहा है कि भारत अमेरिका का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है और उन्हें उम्मीद है कि ये संबंध भविष्य में भी इसी तरह बरकरार रहेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर भारत में लोकसभा चुनावों से पहले भारतीय सरकार पर कुछ लेख और आलोचनात्मक राय के परिदृश्य में अमेरिका भारत संबंधों पर सोमवार को संवाददाताओं द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब दे रहे थे। मिलर ने भारत में कथित तौर पर लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुंचाए जाने और विपक्षी दलों पर कथित कार्रवाई के संबंध में विदेश मंत्रालय द्वारा जारी हालिया बयानों पर एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये अमेरिका का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है और मुझे उम्मीद है कि आगे भी ये सिलसिला बना रहेगा। साथ ही साथ बता दें, इमरान खान ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख के खिलाफ उगली आग, कहा अगर पत्नी को कुछ भी हुआ तो छोड़ूंगा नहीं। जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के संस्थापक और पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने पाकिस्तानी सेना के प्रमुख के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। इमरान खान ने बुधवार को दावा किया कि उनकी पत्नी की कैद के पीछे आर्मी चीफ आसिम मुनीर का हाथ है। इमरान खान की पत्नी बुशरा बीवी को भ्रष्टाचार के मामले के साथ ही गैर इस्लामी निकाह
के मामले में सजा हुई है और बुशरा बीवी फिलहाल इस्लामाबाद स्थित इमरान खान के आवास बनी गाला में बनाई गई अस्थायी जेल में कैद है। इमरान खान ने बुधवार को सोशल मीडिया एक पोस्ट पर साझा किया। इस पोस्ट में इमरान खान ने दावा किया कि उनकी पत्नी को जेल की सजा होने के पीछे जनरल आसिम मुनीर का हाथ है। इमरान खान ने दावा किया कि सजा सुनाने वाले जज ने कहा था कि उन्हें यह फैसला लेने के लिए मजबूर किया गया। इमरान खान ने लिखा कि अगर मेरी पत्नी को कुछ हुआ तो मैं आसिम मुनीर को छोड़ूंगा नहीं। जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक आसिम मुनीर को नहीं छोड़ूंगा। मैं सारे असंवैधानिक और अवैध कदमों को उजागर करूंगा। जी हाँ, साथ ही साथ इमरान खान ने कहा है कि अब देश में जंगल राज चल रहा है और सब कुछ जंगल के राजा के मुताबिक ही हो रहा है। ऐसे में आसिम मुनीर के पीछे लाइफ टाइम तक पड़ा रहूंगा, जैसा बयान दिया है इमरान खान ने। साथ ही साथ बता दें, अमेरिका में रहकर जला रहे उसी का झंडा। कट्टर दुश्मन ईरान के समर्थन में सड़कें हुई जाम, खामोश है जो बाइडेन सरकार। बता दें, अमेरिका और ईरान की दुश्मनी जग जाहिर है, कौन नहीं जानता इन दोनों की दुश्मनी। लेकिन इन दिनों में अमेरिका में रह रहे लोग ईरान के समर्थन में उसी का झंडा जला रहे हैं। अमेरिका के कई राज्यों में ईरान समर्थकों का विरोध प्रदर्शन देखा गया है। इतना ही नहीं, इन प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका का झंडा भी जलाया है। दरअसल ईरान द्वारा इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलों की बौछार करने के बाद इलिनॉइस, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क और पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट सहित अमेरिका के कई हिस्सों में फलस्तीन समर्थक विरोध प्रदर्शन देखे गए हैं। विरोध प्रदर्शनों के चलते अमेरिका की कई सड़कें जाम हो गई और कुछ हवाई अड्डों और नेशनल हाईवे पर लोगों को आवाजाही में खूब दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अमेरिकी शहर मैनहट्टन में प्रदर्शनकारियों ने हिजबुल्लाह का बैनर लहराया और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाए। साथ ही साथ बता दें, म्यांमार में हार की कगार पर खड़ी है सेना। विपक्षी नेता आंग सान सूची को जेल से घर पर नजरबंदी में भेजा गया। बता दें, म्यांमार की सैन्य सरकार ने बुधवार को कहा कि अब दस्त नेता आंग सान सूची को भीषण लू के बीच स्वास्थ्य संबंधित कारणों से जेल से स्थानांतरित करके घर में नजरबंदी में रखा गया है। सैन्य सरकार ने पारंपरिक नव वर्ष के दौरान इस सप्ताह 3000 से अधिक कैदियों को माफी दी है। सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल जो मिन तुनु ने मंगलवार देर रात विदेशी मीडिया के प्रतिनिधियों को बताया कि सूची और उनकी सरकार के कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति रहे विन मिंट उन बुजुर्ग कैदियों में शामिल है जिन्हें तेज गर्मी के कारण जेल से घर में नजरबंद में रखा गया है। जी हाँ, हालांकि इस कदम के बारे में म्यांमार में सार्वजनिक तौर पर घोषणा नहीं की गई है। सूची को घर में नजरबंद रखने का कदम ऐसे वक्त पर उठाया गया है जब सेना को लोकतंत्र समर्थकों और उनके जातीय अल्पसंख्यक गुरिल्ला बलों से लड़ाई में बड़ी हार का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं आपको बता दें, यूक्रेन वॉर से रशिया को बड़ा नुकसान, 50,000 हुआ सैनिकों की मौत का आंकड़ा। जी हाँ, यूक्रेन में युद्ध से रूसी सेना को बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ा है। यूक्रेन में रूसी सैनिकों का मौत का आंकड़ा अब तक 50,000 पार कर गया है। बीबीसी की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मृत शरीर की गिनती पहले वर्ष की तुलना में लगभग 25% अधिक पाई गई है। बता दें कि बीबीसी, रशियन स्वतंत्र मीडिया समूह मीडिया जोना और स्वयं सेवक फरवरी 2022 से मौतों की गिनती कर रहे हैं। इससे कब्रिस्तानों में नई कब्रों से कई सैनिकों के नाम उपलब्ध कराने में मदद मिली है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। 50,000 सैनिकों की मौत। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा नुकसान हुआ है रशिया को। साथ ही साथ बताते भारत में यकीनन ये मोदी युग बीजेपी तीसरी बार बनाएगी सरकार। चर्चित अमेरिकी विशेषज्ञ सदानंद धूमे का सबसे बड़ा बयान। बताते दक्षिण एशिया मामलों के एक प्रख्यात अमेरिकी विशेषज्ञ और स्तंभ लेखक का कहना है कि भारत में ये यकीनन मोदी युग है और देश में होने जा रहे लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी की स्थिति स्पष्ट तौर पर मजबूत है और वो तीसरी बार सत्ता में वापसी करेगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिए दक्षिण एशिया मामलों के स्तंभकार तथा थिंक टैंक अमेरिकन इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट से जुड़े सदानंद धूमे ने एक साक्षात्कार में ये बात कही। धूमे ने कहा कि भारत में ये मोदी युग है। उन्होंने कहा कि भारतीय स्तंभों में निसंदेह ये मोदी युग है। जैसे 2015 से अमेरिकी राजनीति में ट्रंप युग रहा है, भले ही वो सत्ता में हो या ना हो, भारत में लगभग 2013 से स्पष्ट तौर पर मोदी युग है और फिर एक बार मोदी जीत यानी बीजेपी तीसरी बार बनाएगी सरकार, जैसा बयान दिया है चर्चित अमेरिकी विशेषज्ञ सदानंद धूमे ने। वहीं दोस्तों, आपको क्या लगता है, एक भारतीय होने के नाते क्या फिर एक बार बीजेपी जीतेगी? क्या फिर एक बार मोदी ही होंगे अगले प्रधानमंत्री? जो भी आपको लगता है दोस्तों, अपनी राय बस दीजिएगा। देखते हैं भारत की जनता क्या कहती है। साथ ही साथ आपको बता दें, ईरान का जब्त इजरायली जहाज पर सबसे बड़ा बयान। कहा, भारतीय चालक दल को हमने पकड़ा ही नहीं तो आखिर पेच फंसा तो फंसा कहां? आपको बता दें, ईरान के इजराइल पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है। इस बीच भारत में ईरान और इजराइल के राजदूतों ने अपनी बात रखी है। ईरान और इजराइल में इस क्षेत्र भारतीय भी बड़ी संख्या में रहते हैं। दोनों राजदूतों ने यह भरोसा दिया भारतीयों को सुरक्षित रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। ईरान ने हमलों को जरूरी बताते हुए आगे तनाव न बढ़ाने की बात कही है, तो वहीं इजरायली राजदूत ने समय आने पर अटैक का जवाब देने की बात कही है। साथ ही ईरान ने इजरायली लिंक वाले जहाज को कब्जे में लेने पर बयान दिया। इसके चालक दल में 17 भारतीय हैं। इस पर ईरानी राजदूत ने कहा कि उनके गार्ड्स ने किसी भी भारतीय को रोक कर नहीं रखा
है। दिल्ली में ईरानी और इजरायली राजदूतों ने CNN न्यूज 18 से बातचीत में ये विचार रखे हैं। ऐसे में ईरानी राजदूत ने जो कहा कि ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स द्वारा इजरायल से जुड़े मालवाहक जहाज को जब्त किया गया, लेकिन भारतीय चालक दल के सदस्य जब चाहे वहां से जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय दल में एक महिला भी थी, लेकिन ईरानियों ने उनको गिरफ्तार नहीं किया है और उन्हें जहाज के कप्तान ने पकड़ रखा है। भारतीय प्रतिनिधियों के चालक दल से मिलने के मुद्दे पर दिल्ली और तेहरान समन्वय कर रहे हैं। इस मुद्दे पर बोलते हुए गिलोन ने कहा कि क्या पायरेसी करना वैध है? जहाज इजरायल के स्वामित्व में है तो क्या उसे जब्त किया जा सकता है? साथ ही साथ आपको बता दें, सऊदी अरबिया में 50 यात्रियों को छोड़ आई कंगाल पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन PIA अपने ही उड़ा रहे हैं अब उसका मजाक। जी हाँ, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस बोले तो PIA किसी न किसी कारण से चर्चा में आ ही जाती है। हालांकि इस बार भी इसके चर्चा में बने रहने का कारण खराब ही है। दरअसल रविवार को सऊदी के जद्दा से इस्लामाबाद के लिए पाकिस्तान के विमान ने उड़ान भरी थी। दोस्तों, ये विमान 50 यात्रियों को सऊदी में ही भूलकर आ गया। वहीं PIA ने इसका कारण बताया कि उनका विमान बहुत छोटा था। PIA की इस हरकत के कारण अब पाकिस्तान में उसका मजाक बनने लगा। पाकिस्तान में लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये 50 लोग कोई सामान थे कि इन्हें भूलकर आ गए? ये सभी 50 लोग मुख्य रूप से उमरा से लौट रहे थे। यात्रियों को पास के ही होटल में रहने और आवास से जुड़ी सुविधाएं दी गई, जबकि इस्लामाबाद तक उन्हें ले जाने के लिए दूसरे विमान की व्यवस्था की गई। साथ ही साथ आपको बता दें, भारी बारिश के कारण दुबई एयरपोर्ट हुआ जलमग्न। एयर इंडिया ने रद्द कर दी सभी उड़ानें। जी हां, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में भारी बारिश के कारण पूरा शहर जलमग्न हो गया है। मंगलवार को भारी बारिश के कारण दुबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में भी जल भराव हो गया। बाढ़ के हालात को देखते हुए दुबई जाने वाली 15 और भारत आने वाली 13 उड़ानों बोले तो कुल 28 उड़ानों को रद्द कर दिया गया। यात्रियों को दुबई एयरपोर्ट पर नहीं आने की चेतावनी दी गई। दोस्तों, बता दें कि दुबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को दुनिया का सबसे व्यस्त एयर हब के तौर पर जाना जाता है। यात्रियों को चेतावनी दी गई है कि जब तक बेहद जरूरी ना हो वे दुबई एयरपोर्ट पर ना आए। दुबई एयरपोर्ट के प्रवक्ता ने कहा कि विमान सेवाओं का डाइवर्ट होना जारी है। हम जल्द से जल्द एयरपोर्ट को फिर से ठीक से संचालित करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि स्थिति बहुत चुनौतीपूर्ण है। साथ ही साथ बता दें, भारतीय राजदूत ने यूक्रेन के इवानो फ्रैंकिव्स्क शहर का किया दौरा। भारतीय छात्रों से की मुलाकात। जी हाँ, यूक्रेन में भारत के राजदूत हर्ष जैन ने मंगलवार को यूक्रेन के इवानो फ्रैंकिव्स्क शहर का दौरा किया। भारतीय राजदूत ने शहर की गवर्नर स्वितलाना ओनिश्चुक से भी मुलाकात की। भारतीय राजदूत शहर में रह रहे भारतीय छात्रों से भी मिले। तो वहीं आपको बता दें, हमले के बिना ही ईरान का इलाज करने जा रहा अमेरिका कर ली बहुत बड़ी तैयारी। जी हाँ, इजरायल से बदला लेने को आत्मरक्षा का नाम देने वाला ईरान अब मुश्किल में गिरता दिखाई दे रहा है। अमेरिका और पश्चिम के अन्य देशों ने शिया मुस्लिम देश पर हमला किए बिना ही इसका इलाज करने की तैयारी कर ली है। हालांकि अमेरिका ने जो योजना बनाई है उसे चीन ईरान को भड़काने वाला कदम बता रहा है। यदि अमेरिका अपने मिशन में कामयाब हो जाता है तो वो ईरान की शक्ति को काफी हद तक कंट्रोल कर लेगा। जी हाँ, ईरान के हमले के बाद इजरायल ने जवाबी हमला करने पर निर्णय लेने वाली युद्ध कैबिनेट की बैठक तीसरी बार टाल दी है। उधर अमेरिका और पश्चिम के अन्य देश ईरान के खिलाफ नए प्रतिबंधों की योजना पर विचार कर रहे हैं। हालांकि विश्लेषक इसे ठीक नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कि ईरान पर इस समय प्रतिबंध लगाए जाना उसकी भावना को भड़का सकता है। खास तौर से चीन इस पर यही तर्क दे रहा है। ग्लोबल टाइम्स में चीन के विश्लेषकों की ओर से लिखा गया है कि अमेरिका को प्रतिबंध लगाने के बजाय इजरायल को संयम बरतने के लिए प्रेरित करने का काम करना चाहिए। साथ ही साथ बता दें, जयंत चौधरी की सभा में RLD समर्थकों ने बीजेपी कार्यकर्ता को पीटा। वीडियो हुआ वायरल। बता दें, मेरठ के हस्तिनापुर में राष्ट्रीय लोक दल यानी RLD की चुनावी रैली में बीजेपी नेता और रालोद कार्यकर्ता के बीच मारपीट हुई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि जयंत की सभा में मंच पर नहीं बुलाए जाने पर बीजेपी नेता ने कमेंट कर दिया। RLD कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया और कहा सुनी शुरू हो गई, लेकिन धीरे धीरे विवाद बढ़ने लगा और रालोद कार्यकर्ता ने बीजेपी नेता को चारों तरफ से घेर लिया और उसकी पिटाई कर दी। बुधवार को राष्ट्रीय लोक दल प्रमुख जयंत चौधरी बिजनौर लोकसभा सीट की हस्तिनापुर विधानसभा में चुनावी जनसभा करने आए थे। यहाँ वो बिजनौर से NDA गठबंधन की प्रत्याशी चंदन चौहान के लिए वोट मांगने आए थे। साथ ही बता दें, CAA कानून को रद्द करने की बात, UCC को लागू नहीं करने का वादा, ममता बनर्जी की पार्टी का घोषणा पत्र हुआ जारी। दरअसल ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने बुधवार को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। TMC ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया है कि अगर केंद्र में सरकार बनने पर CAA बोले तो नागरिकता संशोधन अधिनियम को रद्द कर देगी। साथ ही साथ NRC यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की प्रक्रिया रोक दी जाएगी। तृणमूल कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू नहीं करने का वादा किया है। TMC ने लोकसभा चुनाव का पहला चरण शुरू होने से 2 दिन पहले अपना घोषणा पत्र जारी किया है। बता दें कि पहले चरण में 19 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के कूच बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी में मतदान होगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें, केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने की मंजूरी देने की मांग, हाई कोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका। जी हाँ, अब केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने की मंजूरी की मांग को लेकर उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से दिल्ली सरकार
सरकार चलाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं देने का निर्देश देने की मांग की गई। केजरीवाल 21 मार्च से हिरासत में है। जब उन्हें दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था, उन्हें 1 अप्रैल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। जनहित याचिका श्रीकांत प्रसाद नामक व्यक्ति ने दायर की है। उन्होंने दिल्ली सरकार के कामकाज के लिए केजरीवाल को दिल्ली विधानसभा के सदस्यों और कैबिनेट मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान करने के निर्देश देने की मांग की है। तो ऐसे में क्या जेल से सरकार चलाना उचित होगा? क्योंकि जिस प्रकार से एक सीएम का कार्य होता है, लगातार पेपर्स पर साइन करना, लगातार प्रोजेक्ट को देखना, लगातार लोगों की समस्याओं का निवारण करना, क्या जेल से ये सब संभव हो पाएगा? किस किस को लगता है कि जेल से ही सरकार चलनी चाहिए और किस किस को लगता है कि केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए? जो भी हो दोस्तों, जो भी आपकी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। देखते हैं मैक्सिमम लोग क्या कहते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया बूथ कैप्चरिंग का दौर। आखिर ईवीएम आने से देश में कितना बदला चुनाव? बता दें, सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों से 100% मिलान की मांग वाली याचिका पर सुनवाई चल रही है। इस दौरान याचिकाकर्ता ने ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से वोटिंग करवाने का सुझाव भी दिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि बैलेट पेपर के युग में कैसे बूथ कैप्चर किए जाते थे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम में पड़े वोटों और वीवीपैट की पर्चियों के 100% क्रॉस वेरिफिकेशन की मांग को लेकर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने याचिका दायर की। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच सुनवाई कर रही है। ऐसे में दोस्तों, एक भारतीय जनता होने के नाते आपका अधिकार है कि आप भारत के इलेक्शन में अपना योगदान दे सकते हैं। लेकिन ऐसे में आपसे ये सवाल है दोस्तों कि क्या चुनाव ईवीएम से ही होना चाहिए कि नहीं? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। आखिर विपक्ष बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की मांग क्यों कर रहा है, जबकि ईवीएम हमेशा से बेस्ट रहे हैं? साथ ही साथ अगली खबर बता दें, जहां फिर रेलवे ट्रैक पर डटे किसान, 81 ट्रेनों का संचालन हुआ प्रभावित, 18 हुई रद्द। दरअसल शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों ने बुधवार को अंबाला लुधियाना रेल मार्ग बाधित कर दिया। लगभग 2000 किसान 12 बजे के करीब शंभू रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। ऐसे में अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली 81 ट्रेनों का आवागमन प्रभावित हुआ। इस दौरान सुरक्षा कारणों से 18 ट्रेनें पूर्ण रूप से रद्द कर दी गई, जबकि 8 ट्रेनों को बीच रास्ते में रद्द करना पड़ा। वहीं 9 ट्रेनों को बीच रास्ते में रोककर वापस लौटाया गया। इसके अलावा 46 ट्रेनों को बदले मार्ग से गंतव्य की ओर रवाना किया गया। ट्रेनों का संचालन प्रभावित होने से रेल यात्रियों को विभिन्न मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जी हाँ, तो वहीं बता दें, राहुल गांधी प्रियंका गांधी को देखने से अच्छा है कि लोग बाघ और गेंडे को जाकर देखें। जी हाँ, ये बयान दोस्तों किसी और ने नहीं बल्कि सीएम हिमंता बिश्व शर्मा ने कांग्रेसी नेताओं को बताया अमूल बेबी। जी हाँ, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने मंगलवार को कांग्रेसी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उनकी तुलना अमूल बेबी से की। उन्होंने कहा कि असम में लोग गांधी भाई बहनों द्वारा आयोजित चुनाव प्रचार कार्यक्रमों में भाग लेने के बजाय विभिन्न जानवरों को देखना पसंद करेंगे। पत्रकारों से बात करते हुए शर्मा ने कहा कि असम के लोग गांधी परिवार के अमूल बेबी को देखने क्यों आएंगे? बेहतर होगा कि वो जंगल में घूमे और वहाँ विभिन्न जानवरों को देखने का आनंद ले। बता दें कि प्रियंका गांधी ने आज असम के जोरहाट में कांग्रेसी उम्मीदवार गौरव गोगोई के समर्थन में रोड शो किया। तो वहीं आपको बता दें, कांग्रेस छोड़ बीएसपी में शामिल हुए देवाशीष जरारिया भिंड दतिया लोकसभा से सीट ठोकेंगे ताल। जी हां, बुधवार सुबह कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले दलित नेता देवाशीष जरारिया शाम होने से पहले बीएसपी में शामिल हो गए। बसपा ने देवाशीष जरारिया को भिंड दतिया लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार भी घोषित किया है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में देवाशीष जरारिया भाजपा की संध्या राय से करीब 2 लाख वोटों के अंतर से हारे थे। अब उन्हें मायावती का आशीर्वाद मिला है। अब इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। भिंड दतिया लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने फूल सिंह भरैया को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं बीजेपी ने संध्या राय को इस बार मैदान में उतारा है। देवाशीष जरारिया साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर भिंड दतिया सीट से चुनाव लड़े थे और तब उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तो वहीं आपको बता दें, रामनवमी पे बड़ी खबर, प्रशासन का सबसे बड़ा दावा, कहा 15 लाख लोग रामनवमी के दिन अयोध्या पहुंचे। अयोध्या वासियों ने कहा पिछले साल से कम रही भीड़, शांत दिखी सड़कें। बता दें, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मनाए गए पहले राम जन्मोत्सव में अयोध्या वासियों को श्रद्धालुओं की कमी अखरी। हालांकि प्रशासन 15 लाख श्रद्धालुओं के आने का दावा कर रहा है। इसके विपरीत अयोध्या वासियों का कहना है कि पिछले कई वर्षों की तुलना में इस बार भीड़ बहुत कम रही। अयोध्या वासियों के इस दावे की पुष्टि यहाँ की सड़कें करती रही। सुबह 9 बजे हमेशा गुलजार रहने वाले राम पथ पर साकेत कॉलेज के सामने सन्नाटा पसरा था। राम मंदिर के मुख्य गेट के पास बने 11 नंबर गेट के सामने भी लगभग यही स्थिति थी। लेकिन प्रशासन जो दावा कर रहा है वो ये है कि 15 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे। बहरहाल दोस्तों, ऐसे में आप लोगों ने रामनवमी को कैसे एंजॉय किया कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। कैसे आपने रामनवमी पर्व मनाया बताइएगा जरूर। साथ ही साथ कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिख दीजिएगा। वहीं आपको बता दें कि ये थी की सारी बड़ी खबर। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।